इस अध्याय में हम उत्पादन और रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में आप जान सकेंगे कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र किसे कहा गया है, इस सिद्धांत की मान्यताएं क्या हैं, स्वयं का बाजार नियम के बारे में जान सकेंगे, मुद्रा परिमाण सिद्धांत को जान सकेंगे, प्रतिष्ठित आय और रोजगार क्लासिकल जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी है उसका इसमें अध्ययन करेंगे। अर्थव्यवस्था में समायोजन किस तरह से होता है उसका अध्ययन करेंगे। सामान्य जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के जो निष्कर्ष हैं उनको जान सकेंगे और कीन्स द्वारा जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की आलोचना की गई उसको हम जान सकेंगे, समझ सकेंगे और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की स्थितियों का विश्लेषण हम इस अध्ययन के पश्चात कर सकेंगे। सबसे पहला ये जानते हैं कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र किसे कहा गया। 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक आई थी द वेल्थ ऑफ नेशन। इस पुस्तक के प्रकाशन से लेकर के 1936 में कीन्स की पुस्तक आई थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी। इसके बीच का जो समय है वो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र या प्रतिष्ठित विचारधारा है। एडम स्मिथ की पुस्तक से लेके कीन्स की पुस्तक आने के मध्य अर्थव्यवस्था के कार्यकरण को लेके जो विचार प्रस्तुत किए गए वो सब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में सम्मिलित होते हैं। इसमें डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल, स्टुअर्ट मिल, जे.बी. से, मार्शल और पेगू। मार्शल और पेगू नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री भी इसी प्रतिष्ठित विचारधारा में शामिल है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र एडम स्मिथ से शुरू होता है। एडम स्मिथ की पुस्तक 1776 से शुरू होता है। प्रतिष्ठित सिद्धांत की मान्यताएं ये होती हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होता है। पूर्ण रोजगार का तात्पर्य यह नहीं होता है कि एक भी व्यक्ति अर्थव्यवस्था में बेरोजगार नहीं है। पूर्ण रोजगार का तात्पर्य होता है दी हुई प्रचलित मजदूरी दर पर जो काम करने के, कार्य करने के योग्य है, कार्य करने में सक्षम है और कार्य करना चाहता है, उसको काम मिल जाता है। यानी अर्थव्यवस्था में घर्षणात्मक बेरोजगारी विद्यमान हो सकती है। कुछ क्षेत्र अर्थव्यवस्था के नए खुलते हैं, कुछ क्षेत्र बंद होते हैं, वो सब समायोजन अर्थव्यवस्था में चलता रहता है। उसकी उपस्थिति के साथ भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है। सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, बाजार अर्थव्यवस्था होती है। बाजार अर्थव्यवस्था के जो सिद्धांत है वो उनके तहत प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र कार्य करता है। अर्थव्यवस्था में स्वतः समायोजन होता है, सरकारी हस्तक्षेप नहीं है। अर्थव्यवस्था में यदि उत्पादन कम होना, अधिक होना, रोजगार की स्थिति होना, बेरोजगारी की स्थिति होना, इन सब में अर्थव्यवस्था में अपने आप एडजस्टमेंट होता है, स्वतः समायोजन होती है। मुद्रा की भूमिका केवल विनिमय माध्यम के रूप में होती है। मुद्रा केवल विनिमय माध्यम का कार्य करती है, ऐसा माना जाता है। विनिमय जो दोहरे संयोग की कठिनाई है विनिमय के माध्यम में, वो सरल होती है। मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। मजदूरी की दर, ब्याज और कीमत में लोचशीलता, यह जो लोचशीलता है ये 3 बाजारों में समायोजन करती है। मजदूरी की दर के माध्यम से रोजगार या श्रम बाजार में समायोजन होता है। श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति में जो समायोजन होता है, अर्थव्यवस्था में संतुलन होता है, वो मजदूरी की दर में परिवर्तनशीलता के माध्यम से होता है। ठीक इसी तरह से वस्तु की मात्रा का विक्रय और खरीद, उसका समायोजन कीमत के माध्यम से होता है और बचत और निवेश का जो समायोजन है समानतः ब्याज की दर के माध्यम से होता है। तो मुद्रा बाजार, बचत और निवेश बाजार और श्रम बाजार, तीनों बाजारों में समायोजन का जो चर हैं वो मजदूरी दर, कीमत और ब्याज दर हैं और इन तीनों में लोचशीलता मानी गई है। यानी ये कम भी हो सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं। मजदूरी दर कम की जा सकती है और मजदूरी दर बढ़ भी सकती है और अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल में संतुलन पाया जाता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के 2 आधारभूत सिद्धांत हैं, एक स्वयं का नियम है, दूसरा मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है।
फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जेबी से हैं, वो कहते हैं कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग का सृजन करती है। जेबी से के कहने का मतलब ये है कि जब उत्पादन होता है, पूर्ति होती है मतलब उत्पादन होता है, तो उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान साधनों को आय मिलती है, और ये जो आय है ये आय व्यय होती है वस्तुओं की खरीद में। तो जितना उत्पादन होता है उतनी आय जनित होती है, और जितनी आय जनित होती है उतनी व्यय के रूप में वस्तुओं की मांग पैदा होती है। तो उत्पादन जो पूर्ति है, उत्पादन स्वयं अपनी मांग बना लेता है, या पूर्ति स्वयं अपनी मांग का सृजन कर लेती है। उत्पादन प्रक्रिया के द्वारा एक और वस्तुओं का उत्पादन होता है, दूसरी ओर आय पैदा होती है। जैसा हमने देखा, उत्पादन का मूल्य साधन की आय के समान होता है, क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया से में उत्पादन के साधन काम में आते हैं, और साधनों को उत्पादन की मात्रा के समान भुगतान किया जाता है। जैसे हम जानते हैं यूलर थ्योरम या उत्पादन समाप्ति प्रमेय, उत्पादन का पैमाने के स्थिर प्रतिफल हैं, और उत्पादन के प्रत्येक साधन को सीमांत उत्पादन के बराबर भुगतान किया जाए तो संपूर्ण उत्पादन समाप्त हो जाता है। यानी से कहता है कि सकल जीएनपी, जीएनआई और जीएनई तीनों बराबर है, उत्पादन और आय और व्यय तीनों बराबर है। बचत, सरकारी हस्तक्षेप और विदेशी व्यापार की अनुपस्थिति में ये तीनों समान होते हैं। यानी उत्पादन जितना है उतनी आय है और उतना व्यय होता है। ब्याज की दर में परिवर्तन, यहाँ ये कल्पना की गई है कि बचत आय में से नहीं होती। यदि बचत होती है, ये माना जाए दूसरी स्थिति कि से के नियम में समायोजन किस तरह से होगा, यदि अर्थव्यवस्था में बचत होती है तो वह बचत निवेश के रूप में काम में आती है, और ब्याज की दर में परिवर्तन के माध्यम से बचत और निवेश में स्वतः समानता आती है। ब्याज के साथ बचत धनात्मक रूप में संबंधित है और निवेश ऋणात्मक रूप से संबंधित है, और ब्याज दर में परिवर्तन के माध्यम से बचत और निवेश में समानता स्थापित होती है। कीमत में परिवर्तन के माध्यम से समग्र मांग और समग्र पूर्ति की समानता आती है, और उत्पादन के साधनों को भुगतान उनके सीमांत उत्पादन के समान होता है। मजदूरी की दर में परिवर्तन के द्वारा पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त होती है। यानी जैसा हम आगे देखेंगे कि श्रम बाजार में श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति वास्तविक मजदूरी पर निर्भर करती है। श्रम की मांग वास्तविक मजदूरी से विपरीत रूप में संबंधित होती है, श्रम की पूर्ति वास्तविक मजदूरी से धनात्मक रूप से या समदिशाई रूप में संबंधित रखती है। और श्रम की मांग और पूर्ति दोनों मजदूरी में समायोजन के माध्यम से समान होते हैं, और अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पैदा होती है। अर्थव्यवस्था में बाजार प्रणाली द्वारा स्वतः अपने आप बिना सरकारी हस्तक्षेप के, बिना नीतिगत हस्तक्षेप के पूर्ण रोजगार का समायोजन प्राप्त करता है, ऐसा से कहते हैं। से ये कहते हैं कि मजदूरी, ब्याज दर और कीमतों में परिवर्तन के माध्यम से अर्थव्यवस्था में श्रम बाजार, मुद्रा बाजार और बचत और निवेश में समानता स्थापित होती है। जितना उत्पादन होता है उतना आय उत्पन्न होती है, और वो उस व्यय के बराबर होती है। उत्पादन के प्रत्येक साधन को सीमांत उत्पादन के बराबर भुगतान किया जाता है, और उत्पादन करने का मतलब अर्थव्यवस्था में मांग बनाना है या अर्थव्यवस्था में आय सृजित करना है। इसलिए जितना पूर्ति उत्पादन में बढ़ेगी उतनी ही अर्थव्यवस्था में आय सृजित होगी, ऐसा से का मानना था। लेकिन से का जो नियम है वो समस्याओं से ग्रसित है। बहुत सारी आलोचनाएं से के नियम की है। मान्यताएं हैं व्यवहारिक है, जैसे कह रहे हैं ब्याज, मजदूरी और कीमत में लोचशीलता है, और पूर्ण रोजगार मुक्त स्वतः संचालित बाजार अर्थव्यवस्था। ब्याज दर में परिवर्तन होना, मजदूरी दर नीचे की तरफ आने में समस्याएं होती है। मजदूरी दर से संबंधित कानून होते हैं, श्रम संगठन होता है जो मजदूरी दर को नीचे की तरफ आने में समस्या मतलब आने में रोक होती है। अर्थव्यवस्था में जो पूर्ण रोजगार की मान्यता है इसमें रखी गई है, और स्वतः अपने आप एक मतलब बिना सरकारी हस्तक्षेप के ये जो मान्यताएं रखी गई हैं से के नियम के विश्लेषण में, ये मान्यताएं व्यवहारिक रूप से देखने को नहीं मिलती हैं। मजदूरी कम करके समग्र मांग भी कम हो जाती है। ये कहा जाता है कि मजदूरी कम करके रोजगार में वृद्धि की जा सकती है, लेकिन कीन्स ने ध्यान इस ओर दिलाया कि जब मजदूरी दर कम होती है तो समग्र मांग भी कम हो जाती है, और जब समग्र मांग कम होगी तो मांग की कमी की समस्या उत्पन्न होगी और पूर्ति के समान मांग नहीं होगी। ब्याज की दर द्वारा बचत और निवेश में समानता स्थापित नहीं होती है। जैसा कीन्स बाद में कहते हैं कि बचत जो है वो ब्याज पर निर्भर नहीं करती बल्कि आय पर निर्भर करती है। निवेश जो है वो
निवेश पे प्रतिफल पर निर्भर करता है। और ब्याज की दर को प्रभावित करने वाले अलग तत्व होते हैं। इसलिए केवल इतना कह देना कि बचत और निवेश में समानता ब्याज दर है, यह ठीक नहीं है। बंद अर्थव्यवस्था नहीं होती है, विदेशी व्यापार होता है और सरकारी हस्तक्षेप भी अर्थव्यवस्थाओं में होता है। मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम का कार्य, शेका नियम इस मान्यता पर आधारित है कि मुद्रा केवल विनिमय माध्यम का कार्य करती है। यह उचित नहीं है। मुद्रा, जैसा हमने देखा, मनी इज ए मैटर ऑफ फंक्शन फॉर मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर। मुद्रा के 4 प्रमुख कार्य होते हैं: मूल्य का मापन, मूल्य का संचय, मीडियम विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, संचय और विलंबित भुगतान का आधार। तो केवल मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में मानना एक संकुचित परिभाषा को लेना होता है। दीर्घकालीन संतुलन मान के चलते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन स्वतः समायोजन होता है। जैसा कि कीन्स कहते हैं कि दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं, फिर समाधान का क्या मतलब रह जाता है। दूसरा सिद्धांत जिस पर प्रतिष्ठित सिद्धांत आधारित है वो है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत मूलतः इस बात से संबंध रखता है कि मुद्रा की मात्रा का अर्थव्यवस्था में कीमतों और आय पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुद्रा की मात्रा किस तरह से अर्थव्यवस्था में कीमतों को निर्धारित करती है और किस तरह से अन्य चरों को प्रभावित करती है। मुद्रा परिमाण सिद्धांत का प्रथम कथन सर्वप्रथम फिशर द्वारा किया गया। जो फिशर ने सिद्धांत दिया वो मुद्रा का परिमाण का लेन देन सिद्धांत है। PT बराबर MV। P कीमत स्तर है, T अर्थव्यवस्था में लेन देन की मात्रा है, M मुद्रा की मात्रा है और V मुद्रा का चलन वेग है। MV मुद्रा की पूर्ति को व्यक्त करता है और PT मुद्रा की मांग को व्यक्त करता है। मुद्रा की मांग बराबर मुद्रा की पूर्ति। P के लिए इसको हल करेंगे तो P बराबर MV/T। यहाँ हम देख रहे हैं कि V जो है वो V और T स्थिर है। V मुद्रा का चलन वेग है, लेन देन चलन वेग। V का मतलब है कि मुद्रा की एक इकाई औसत रूप से एक वर्ष में लेन देन के लिए कितनी बार प्रयुक्त होती है। फिशर इसको स्थिर मानते हैं। T अर्थव्यवस्था में लेन देन की मात्रा है, ये वास्तविक चरों से प्रभावित होती है। श्रम की मात्रा, टेक्नोलॉजी, इन सब पे निर्भर करती है, जो इनको फिशर स्थिर मान के चलते हैं। V और T को स्थिर मानने पर फिशर कहते हैं कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन किया जाए तो कीमत में परिवर्तन आता है। मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जाए तो कीमत भी बढ़ती है, मुद्रा की मात्रा को कम किया जाए तो कीमत भी बढ़ती है। फिशर तो इसके और कठोर रूप में जाते हैं। वो कहते हैं कि मुद्रा की मात्रा को जिस अनुपात में बढ़ाया जाए कीमत भी उसी अनुपात में और उसी दिशा में बदलती है। अगर मुद्रा की मात्रा दुगनी कर दी जाए तो कीमत दुगनी हो जाएगी, मुद्रा की मात्रा को आधा कर दिया जाए तो कीमतें भी आधी हो जाएंगी। जैसा मुद्रा का मूल्य जो है वो मुद्रा कीमतों से विपरीत रूप से संबंधित है। मुद्रा की मात्रा दुगने करने का मतलब होता है कीमतें दुगनी होना, यानी मुद्रा का मूल्य आधा होना, और मुद्रा की मात्रा आधा करने का मतलब है कि कीमतें आधी हो जाना, मुद्रा का मूल्य दुगना होना। इसलिए मुद्रा की पूर्ति कीमतों को उसी अनुपात में और उसी दिशा में प्रभावित करती है और मुद्रा की पूर्ति मुद्रा के मूल्य को विपरीत उसी अनुपात में और विपरीत दिशा में प्रभावित करती है। तो फिशर का जो सिद्धांत है इसमें मुद्रा का केवल विनिमय माध्यम कार्य भी माना गया है कि मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम का कार्य करती है और कीमत मौद्रिक मजदूरी को केवल इनको प्रभावित करती है। मुद्रा का रोजगार और उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्रम बाजार में संतुलन। अभी हमने देखा कि 2 प्रमुख आधार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के हैं, शेका बाजार नियम और मुद्रा परिमाण सिद्धांत। हम यह देख रहे हैं कि प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के अनुसार अर्थव्यवस्था में श्रम बाजार में संतुलन किस तरह से होता है। हम ये देखते हैं कि श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति 2 ऐसे तत्व होते हैं जो मिलकर श्रम बाजार में संतुलन स्थापित होते हैं। श्रम की मांग वास्तविक मजदूरी पर निर्भर करती है और श्रम की पूर्ति भी वास्तविक मजदूरी पर निर्भर करती है। श्रम की मांग वास्तविक मजदूरी पर ऋणात्मक रूप से संबंधित है, अर्थात वास्तविक मजदूरी अधिक होगी तो श्रम की मांग कम होगी, वास्तविक मजदूरी कम होगी तो श्रम की मांग अधिक होगी। ठीक इसी तरह श्रम की पूर्ति वास्तविक मजदूरी से धनात्मक रूप से संबंधित है। वास्तविक मजदूरी अधिक होगी तो श्रम की पूर्ति अधिक होगी, वास्तविक मजदूरी कम होगी तो श्रम की मांग अधिक होगी। जैसा हम देखते हैं कि उत्पादन के साधन को सीमांत भौतिक उत्पादन के बराबर भुगतान किया जाता है। श्रम की मात्रा बढ़ने पर सीमांत भौतिक उत्पादन कम होता है।
इसलिए अधिक मात्रा में श्रम का नियोजन कम मजदूरी दर पर ही किया जा सकता है, इसलिए श्रम का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। श्रम करने पर आराम का त्याग करना पड़ता है, श्रम करने पर कठिनाई होती है, इसलिए और अधिक श्रम करने के लिए अधिक मजदूरी का भुगतान किया जाना आवश्यक है, इसलिए श्रम का पूर्ति वक्र वास्तविक मजदूरी से धनात्मक ढाल रखता है। हमने ये देखा कि हमेशा मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल बराबर होती है W अपॉन मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ लेबर, और P इज इक्वल टू MR ये फर्म के संतुलन की स्थिति है, और P इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू W अपॉन मार्जिनल MPP मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ लेबर। इसलिए श्रम का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। हम ये देख रहे हैं कि DL इज का फंक्शन ऑफ W अपॉन T, अर्थात श्रम की मांग जो है वो वास्तविक मजदूरी पर निर्भर करती है, और DDL और इसका वास्तविक मजदूरी के साथ विपरीत संबंध है। इसी तरह से श्रम की पूर्ति, श्रम करने पर व्यक्ति को त्याग करना पड़ता है, इसलिए श्रम करने के बदले व्यक्ति को वास्तविक मजदूरी का भुगतान करना पड़ता है। अधिक वास्तविक मजदूरी देकर ही श्रम को अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। श्रम की पूर्ति पर्याप्त मानी गई है, अर्थात अधिक वास्तविक मजदूरी देकर श्रम की पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। सप्लाई ऑफ लेबर इज फंक्शन ऑफ W अपॉन P। W मॉनेटरी वेज है, P प्राइस लेवल है, W अपॉन P मीन्स रियल वेज वास्तविक मजदूरी है। तो श्रम की पूर्ति वास्तविक मजदूरी से धनात्मक रूप से संबंधित है, और श्रम बाजार में संतुलन उस स्थिति में होता है जहाँ श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति दोनों समान होते हैं। आरेख में हम देख सकते हैं श्रम का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का है, श्रम का पूर्ति वक्र ऋणात्मक ढाल का है। दोनों आपस में W अपॉन P 0 ई बिंदु पर N0 रोजगार पूर्ण रोजगार की स्थिति है। अगर वास्तविक मजदूरी दर WP0 संतुलन की अपेक्षा WP1 हो जाती है, W अपॉन P1 हो जाती है, तो यहाँ श्रम की पूर्ति श्रम की मांग से अधिक है। श्रम की पूर्ति अधिक होने के कारण वास्तविक मजदूरी दर नीचे आएगी और W अपॉन P संतुलन स्थिति पहुँच जाएगी। यदि वास्तविक मजदूरी W अपॉन P2 स्थिति में है, तो इस वास्तविक मजदूरी पे श्रम की मांग श्रम की पूर्ति से अधिक है, और इससे मजदूरी दर में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित होगी। W अपॉन P श्रम की मांग और पूर्ति समान है। W अपॉन P पर श्रम की ये तीनों स्थितियों का विश्लेषण किया गया। N0 पूर्ण रोजगार का बिंदु है। इसका अर्थ है कि बाजार में दी हुई मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक और काम करने के योग्य सभी व्यक्तियों को रोजगार मिल जाता है। यह पूर्ण रोजगार का स्तर स्वैच्छिक व घर्षणात्मक बेरोजगारी से संगतता है। यह इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल बेरोजगारी नहीं होती। स्वैच्छिक बेरोजगारी, जो व्यक्ति काम ही नहीं करना चाहे उसको बेरोजगार में गिनती नहीं की जाती, और जो घर्षणात्मक बेरोजगारी है वो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के साथ में संगत है। इस तरह प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र कहते हैं कि श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति में जो समायोजन है, जो संतुलन है, वो वास्तविक मजदूरी दर के माध्यम से होगा, और वास्तविक मजदूरी दर के माध्यम से ही अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न होगी। दूसरा, उत्पादन स्तर का निर्धारण। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन स्तर का निर्धारण कैसे निर्धारित होगा। ये उत्पादन फलन द्वारा प्रदर्शित किया गया है। उत्पादन फलन में जो आरेख है, इसमें एक्स अक्ष पर रोजगार की मात्रा, वाई अक्ष पर उत्पादन की मात्रा है। उत्पादन की मात्रा रोजगार पर निर्भर करती है, तकनीक पर निर्भर करती है। यदि तकनीक और कच्चे माल आदि को स्थिर रखा जाए तो उत्पादन की मात्रा रोजगार पर निर्भर करती है। इसलिए उत्पादन फलन उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा के मध्य भौतिक संबंध को दर्शाते हैं। और Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ NK। K स्टैंड्स फॉर कैपिटल एंड K इज फिक्स। तो K स्थिर है तो हम कहेंगे कि उत्पादन रोजगार पर निर्भर करता है। Q उत्पादन की मात्रा, M श्रम की मात्रा। K पूंजी, स्टॉक और तकनीकी और प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा को स्थिर माना गया है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो उत्पादन फलन ये बनाया गया है, ये उत्पादन की केवल द्वितीय अवस्था को दर्शाने वाला उत्पादन फलन है। उत्पादन की द्वितीय अवस्था ऐसी अवस्था है जो उत्पादन की विवेकशील अवस्था होती है, जिसमें उत्पादन के किसी भी साधन का सीमांत उत्पादन ऋणात्मक नहीं होता। और हमें देख रहे हैं कि रोजगार की मात्रा बढ़ने पर उत्पादन के स्तर उत्पादन अधिक होता है। इसलिए जब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में रोजगार के निर्धारण के पश्चात जितना रोजगार है उसके हिसाब से उत्पादन के स्तर का निर्धारण हो जाएगा, ये उत्पादन फलन के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। तीसरा प्रमुख बाजार होता है मौद्रिक क्षेत्र में संतुलन। एक्स अक्ष पे कीमत स्तर और वाई स्तर उत्पादन की मात्रा दर्शाने पर ये जो वक्र बनाया गया MB और MB1। MB वक्र मुद्रा की पूर्ति की मात्रा, जैसा हमने देखा M मुद्रा की पूर्ति और V मुद्रा का लेन देन है। मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा का लेन देन वेग दोनों मिलकर के मुद्रा की कुल पूर्ति को निर्धारित करते हैं। उत्पादन स्तर Q0
निर्धारित होने के बाद में मुद्रा की पूर्ति दी हुई होने पर अर्थव्यवस्था में P0 यानी कीमत स्तर का निर्धारण होता है। जैसा हमने मुद्रा परिमाण सिद्धांत में देखा, V स्थिर है, Q स्थिर है, तो M में परिवर्तन करने पर V में उसी अनुपात में परिवर्तन होगा। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका केवल विनिमय माध्यम के रूप में है। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो केवल कीमतों में और मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि होती है। वास्तविक उत्पादन में, रोजगार में और वास्तविक मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता। चौथा जो प्रमुख बाजार बताया जाता है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में संतुलन के लिए, वो है बचत और निवेश। बचत ब्याज की दर पर निर्भर करती है, एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और बचत जो है वो ब्याज की दर से धनात्मक रूप से संबंधित है। अर्थात ब्याज की दर अधिक होगी तो बचत भी अधिक होगी। ऐसा कहा जाता है कि बचत करने पर व्यक्ति को त्याग करना पड़ता है, उपभोग का स्थगन करना पड़ता है। उपभोग का स्थगन और त्याग करने के कारण व्यक्ति को प्रतिफल मिलना जरूरी है। ये प्रतिफल ब्याज की दर के रूप में होता है। अधिक ब्याज देकर ही व्यक्ति को उपभोग स्थगन के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इसलिए जो बचत है वो ब्याज दर के साथ धनात्मक रूप से संबंधित है। इसी तरह से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं कि निवेश जो है वो ब्याज की दर से ऋणात्मक रूप से संबंधित होती है, क्योंकि निवेश में उत्पादकता होती है और उत्पादकता होने के कारण उस निवेश को काम लेने के लिए उसके बदले में ब्याज का भुगतान किया जाना आवश्यक है। और निवेश पर ब्याज एक लागत के रूप में कार्य करती है, इसलिए ब्याज दर अधिक होगी तो निवेश कम होगा और निवेश ब्याज की दर के साथ ऋणात्मक रूप से संबंधित है। जैसा हमने देखा कि बचत वक्र धनात्मक ढाल का है, निवेश वक्र ऋणात्मक ढाल का है। जहाँ दोनों समान होते हैं वहाँ पर अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश समानता लाने वाली ब्याज दर का निर्धारण होता है। यदि ब्याज दर R0 है तो दोनों बराबर हैं। यदि ब्याज दर R1 होती है तो यहाँ निवेश अधिक होता है बचत से, बचत अधिक होती है निवेश से, इसलिए ब्याज दर नीचे आ जाती है। यदि ब्याज दर R2 होती है तो यहाँ पे निवेश अधिक है ब्याज से, तो ये ब्याज दर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, और R0 ब्याज दर पर अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश दोनों समान हो जाएंगे। ये बचत और निवेश की समानता होती है। यदि इन चारों बाजारों को हम एक साथ इकट्ठा करके देखें, जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के जो बाजार हैं, इन चारों बाजार को हम एक साथ इकट्ठा करके देखें तो हम देख सकते हैं ये श्रम बाजार, श्रम की मांग और पूर्ति, श्रम बाजार से निर्धारण के पश्चात उत्पादन के स्तर के निर्धारण, उत्पादन के स्तर से ये मुद्रा बाजार है, मुद्रा परिमाण सिद्धांत कीमत स्तर का निर्धारण, और कीमत स्तर के निर्धारण के बाद ये वास्तविक मजदूरी दी हुई है, ये मौद्रिक मजदूरी के स्तर का निर्धारण। किस तरह से ये निर्धारण होता है? संपूर्ण प्रतिष्ठित मॉडल को इस तरह से हम समझा सकते हैं। क्रम संख्या 1 समीकरण, हम ये कह सकते हैं श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति वास्तविक मजदूरी पर निर्भर करती है। ये रेखाचित्र ए द्वारा दिखाया गया है। ये श्रम बाजार का वर्णन है, और रोजगार जो है वो वास्तविक, इससे रोजगार और वास्तविक, इस बाजार में रोजगार के स्तर का निर्धारण होता है और वास्तविक मजदूरी दर का निर्धारण होती है। श्रम शक्ति, जनसंख्या, काम व आराम के प्रति दृष्टिकोण ये दिया हुआ है। इसी तरह से दूसरा आरेख क्रम संख्या 2 में देखेंगे, दूसरे जो बी आरेख है उसमें देखेंगे उत्पादन निर्भर करता है रोजगार की मात्रा पर। यह उत्पादन फलन के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ पे उत्पादन के स्तर का निर्धारण होता है, और जो श्रम की रोजगार की मात्रा है वो श्रम बाजार से तय होती है, और यहाँ पे श्रम बाजार रोजगार की मात्रा के हिसाब से उत्पादन के स्तर का निर्धारण किया जाता है। तीसरा जो चित्र है, इसी जो रेखा चित्र है वो मुद्रा की पूर्ति को यानी परिमाण सिद्धांत को बताता है। MV बराबर PT। कीमत, इसमें उत्पादन के स्तर का निर्धारण उत्पादन फलन से होता है और मुद्रा की मात्रा का निर्धारण सरकार के माध्यम से होता है। इसलिए कीमत, इसमें मुद्रा परिमाण सिद्धांत में यह प्रमुख रूप से कीमत का निर्धारण होता है। और जो D आरेख है उस आरेख में मौद्रिक मजदूरी का कैसे निर्धारण हो ये बताया गया है। मौद्रिक मजदूरी कीमत स्तर का निर्धारण मुद्रा बाजार से हुआ और वास्तविक मजदूरी का निर्धारण श्रम बाजार से हुआ। तो वास्तविक मजदूरी और कीमत स्तर ये दोनों मिलकर के अर्थव्यवस्था में मौद्रिक मजदूरी का निर्धारण कर सकते हैं। इस तरह जो श्रम बाजार, मुद्रा बाजार, बचत और निवेश बाजार और उत्पादन फलन, ये जो हमने पढ़ा, इन सबको एक साथ इकट्ठा करेंगे तो प्रतिष्ठित मॉडल हमारे समक्ष दिखाई देता है। अब प्रतिष्ठित मॉडल की कुछ डायनामिक्स होते हैं कि प्रतिष्ठित मॉडल में परिस्थितियां बदलें, चेंज हों, तो किस तरह से अर्थव्यवस्था में समायोजन होता है। जैसे सबसे पहला समायोजन है मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि। हमने ये देख रहे हैं
क्रम संख्या 1, 2, 3 और समीकरण दिए हुए हैं, रेखा चित्र दिए हुए हैं। हमने चेंज किया मुद्रा की मात्रा में। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन का सबसे पहला इफेक्ट जो हमारा मुद्रा पूर्ति वक्र है वो दाईं तरफ शिफ्ट होगा और उत्पादन स्थिर है और केवल कीमतें बदलेंगी। वास्तविक मजदूरी दर स्थिर है, इसलिए मौद्रिक मजदूरी बदलेगी। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करने का अंतिम प्रभाव, अल्टीमेट इफेक्ट ये होगा कि कीमतें बदलेंगी और मौद्रिक मजदूरी बदलेगी। कीमतों में और मौद्रिक मजदूरी में जो परिवर्तन होगा वो समान अनुपात में समान दिशा में परिवर्तन होगा और उत्पादन स्तर प्रभावित नहीं होगा और रोजगार का स्तर प्रभावित नहीं होगा और वास्तविक मजदूरी प्रभावित नहीं होगी। यानी यह इसमें दर्शाया गया है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र ये बताता है कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन का केवल मौद्रिक चरों पर प्रभाव पड़ता है, वास्तविक चरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा इफेक्ट हम डायनामिक्स ये देख सकते हैं कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र सिद्धांत जो है, अगर उत्पादन फलन में विवर्तन आए या तकनीकी परिवर्तन आए या श्रम की मांग में वृद्धि हो, यह उत्पादन फलन का असमांतर विवर्तन होता है। और इस विवर्तन का क्या इफेक्ट होता है, हम जो संपूर्ण समायोजन की प्रक्रिया को हम तालिका में देख सकते हैं। क्रम संख्या 1 में जो पहला समीकरण है Q = फंक्शन ऑफ n, उत्पादन फलन का समीकरण है, बी आरेख में दर्शाया गया है। यहाँ डेल्टा टेक्नोलॉजी अर्थात तकनीक में परिवर्तन हुआ है। तकनीक में परिवर्तन का कारण उत्पादन फलन जो है वो अनपैरेलल शिफ्ट होता है ऊपर की तरफ और अंतिम परिणाम होता है ये उत्पादन के स्तर में वृद्धि होती है Q1। हमें देखते हैं कि उत्पादन के स्तर में ये वृद्धि होने से श्रम की मांग में वृद्धि होगी। श्रम का मांग जो DL था वो DL1 हो जाएगा। रोजगार में वृद्धि होगी और जो वास्तविक मजदूरी है उसमें भी वृद्धि होगी। तीसरा, मुद्रा की पूर्ति दी हुई है। मुद्रा की पूर्ति दी हुई होने पर उत्पादन वृद्धि के कारण कीमत स्तर कम होगा और जो वास्तविक मजदूरी है उसका निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वास्तविक मजदूरी बढ़ेगी, कीमतें कम होंगी, इसलिए जो मौद्रिक मजदूरी है वो वास्तविक मजदूरी इनटू प्राइस पर निर्भर करता है और वास्तविक मजदूरी और कीमत में ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज होता है। इसलिए द चेंज इन मॉनेटरी वेज डिपेंड्स ऑन द चेंज इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन real wage and price, both these factors and the size of their change in opposite direction, the ultimate result of change in the W। मौद्रिक मजदूरी में परिवर्तन का अंतिम आकार इस बात पर निर्भर करता है कि वास्तविक मजदूरी और कीमत में कितना और किस दिशा में परिवर्तन होता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जब उत्पादन फलन में विवर्तन होता है या तकनीकी में परिवर्तन होता है या तो श्रम की मांग में वृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था में किस तरह से समायोजन होता है। ठीक इसी तरह से अगर उत्पादन फलन में समानांतर विवर्तन होता है तो स्थिति होती है हमारा उत्पादन फलन की फंक्शन ऑफ n रेखा चित्र ए में डेल्टा टेक्नोलॉजी, इस तरह का तकनीकी परिवर्तन है कि उत्पादन फलन में समांतर विवर्तन होता है। दूसरा, मुद्रा की पूर्ति दी हुई है। इसमें हम देख सकते हैं कि कीमतें बढ़ेंगी और वास्तविक उत्पादन कम होगा और MV, क्योंकि MV फिक्स है इसलिए प्राइस कम होगी। रियल वेज बढ़ेगी और प्राइस कम होगा और इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। तो मौद्रिक मजदूरी कम होगी फॉर एस्टेब्लिशिंग इनिशियल इक्विलिब्रियम, मौद्रिक मजदूरी भी बढ़ेगी और मौद्रिक मजदूरी भी कम होगी और प्राइस लेवल भी कम होगा। इस तरह अर्थव्यवस्था में नया समायोजन प्राप्त होगा और ये उत्पादन फलन का समांतर विवर्तन है। यदि अर्थव्यवस्था में मॉनेटरी वेज फ्लेक्सिबल नहीं हो तो क्या स्थिति होगी। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते थे कि अर्थव्यवस्था में मजदूरी दर में जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके माध्यम से श्रम बाजार में संतुलन स्थापित होता है। यदि मजदूरी दर फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो श्रम बाजार में संतुलन नहीं होगा, यानी मजदूरी दर नीचे की तरफ नहीं ला सकते तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति हो जाएगी। यहाँ पर इस आरेख और तालिका में यह प्रदर्शित किया गया है कि अगर मजदूरी दर अनम्य हो, रिजिड हो, डाउनवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो तो किस तरह से अर्थव्यवस्था में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या होगी। लास्ट लाइन में हम रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट हमें ये बता रहा है कि प्राइस हाई होंगे, वेज हाई होगी, डेल्टा W यानी मजदूरी में परिवर्तन की दर कीमत में परिवर्तन से अधिक होगा तो अल्टीमेट ये होगा कि वास्तविक मजदूरी भी बढ़ेगी। तो मौद्रिक मजदूरी बढ़ेगी, वास्तविक मजदूरी
का जो वो भी बढ़ेगी, क्योंकि मौद्रिक मजदूरी की जो चेंज है वो प्राइस चेंज से अधिक है और अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होगी अगर रिजिड मनी वेज है तो। इसलिए अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्थापित करने के लिए श्रम मजदूरी दर में नम्यता की बात प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा की गई। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के व्यवहारिक अनुभव जब 1930 के दशक की मंदी आई तब दुनिया के सामने आए और समस्याओं को अनुभव किया, और ये अनुभव किया गया कि किस तरह से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र जो है समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ है। उसके बाद इनकी व्यापक स्तर पर आलोचना की गई। 1930 की विश्वव्यापी मंदी आई, बेरोजगारी और अति उत्पादन की उपस्थिति देखी गई। मजदूरी में कटौती से बेरोजगारी का हल समाधान नहीं हुआ। मजदूरी कम करने से समग्र मांग भी कम हो गई। बचत और निवेश में संतुलन ब्याज दर से नहीं आता। कीन्स कहते हैं कि बचत ब्याज पे नहीं, आय पर निर्भर करती है। वास्तविक और मौद्रिक क्षेत्र अलग अलग है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री की एक बहुत बड़ी कमी है, वो मान के चलते हैं कि मुद्रा केवल विनिमय माध्यम का कार्य करती है और केवल मौद्रिक चरों को प्रभावित करती है। हमने देखा कि मुद्रा केवल मौद्रिक नहीं, वास्तविक चरों को भी प्रभावित करती है। ब्याज की दर को प्रभावित करती है, निवेश को प्रभावित करती है, रोजगार को प्रभावित करती है, उत्पादन को प्रभावित करती है। लेकिन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का ये मानना कि मुद्रा केवल मौद्रिक चरों को प्रभावित करती है सीमित दृष्टिकोण है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र दीर्घकाल की बात करता है, दीर्घकालीन विश्लेषण की बात करता है, लेकिन दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं। उस समाधान का क्या मतलब है? पूर्ण रोजगार सामान्य स्थिति नहीं होती है, सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक होता है, और सरकार का हस्तक्षेप के टूल जो है राजकोषीय और मौद्रिक नीति, जिनका उद्देश्य उत्पादन अधिकतम करना और बेरोजगारी कम करना और कीमतों को स्थिरता के साथ स्थिरता रखना, ये उद्देश्य होता है। और इसी तरह से पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता भी सही है। हमने ये देखा कि किस तरह से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र अपने आरंभ से लेकर के 1930 के दशक तक जो अर्थव्यवस्था में की कार्यप्रणाली, समायोजन और मान्यताएं प्रस्तुत की गई, वो दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था में स्वतः समायोजन और पूर्ण रोजगार की स्थिति पर आधारित है। सरकार के हस्तक्षेप की अवहेलना करता है, और किस तरह उन्होंने बताया कि किस तरह से श्रम बाजार, मुद्रा बाजार, उत्पादन फलन, बचत और निवेश और वास्तविक मजदूरी का अर्थव्यवस्था में निर्धारण होता है। धन्यवाद।